Dear student, we'll focus about a new physical quantity. We call it power. तो पावर का डिस्कशन बेटा बिल्कुल सिंपल सा है. जब आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, जो वर्क हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है. ओके, तो पावर जो वर्क सिंपल सा है, इट इज़ रेट ऑफ वर्क डन. अगर वर्क की बात की जाए तो लेट से आपने वर्क कितना किया, सम डब्लू, और उस वर्क को करने में आपने कुछ टाइम लिया डेल्टा टी. तो यूनिट टाइम में आप जितना वर्क करते हैं उसको आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो एवरेज पावर. ओके, इसकी यूनिट बात की जाए तो सिंपल सा वर्क डन डिवाइड बाय टाइम. तो आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो. एसआई में इसको हम लोग वॉटिस से, या जो पॉपुलर टर्म है उसको हॉर्स पावर भी लिखते हैं, है ना. अगर बात की जाए तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 746 वाट आता है. मुझे इंजन्स को, मोटर्स को कंपेयर करना हो तो मैं हॉर्स पावर वर्ड यूज़ करता हूँ. अब बात आती है पावर का मतलब क्या हुआ. तो बड़ा स्ट्रेट सा है डिस्कशन कि अगर आपको सपोज कर लो एक पंप परचेज करना हो, है ना. तो आपने कहा कि सर शॉप पे गए और आपके पास दो पंप्स के ऑप्शन हैं, एक P1 है और एक P2 है ना. तो शॉपकीपर से पूछा कि सर इसका रेट क्या है. तो उसने कहा सर ये 1000 रुपये का पंप है, और सर ये वाला सर ये 5000 रुपीज़ का पंप है. तो आपने दोनों पूछा डिफरेंस क्या है. कि सर दोनों में एक ही काम करना होता है. लेट से ये वाला पंप अगर बात करेंगे आप, तो सर पानी को ज़मीन से सर ग्राउंड से 40 फीट की हाइट तक बेटा डिलीवर कर सकता है. ग्राउंड से 40 फीट तक के हाइट तक पानी डिलीवर करेगा. सर कितना पानी. सर आप जितना पानी चाहो. सर ने पूछा फिर भी 1000 लीटर का टैंक. तो 1000 लीटर के टैंक को फिल करने में सर ये 1 आवर लेगा. सर बहुत अच्छा. सर इसका मतलब आपको हाइट कितनी रेस करानी है, आपको कितना मास उठाना है, और कितना टाइम लगता है. तो आपने देखा तो सर mgh आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना. अच्छा, यहाँ पे बात करी सर सब कुछ सेम है. सर इसको भी अगर ग्राउंड से 40 फीट तक पानी डिलीवर करना है, लेट से 1000 लीटर, तो सर ये वाला ये काम हार्डली 10 मिनट्स में कर देगा. सर काम दोनों सेम करेंगे. यस सर, mgh. और दोनों में कुछ तो डिफरेंस है. यस सर, ये फास्ट वर्क कर रहा है, वही पानी डिलीवर करने में कम टाइम ले रहा है, और यही वही पानी डिलीवर करने में सेम हाइट पे ज़्यादा टाइम ले रहा है. तो डिफरेंस दोनों में किस चीज़ का हुआ है. mgh सेम है दोनों का. जो डिफरेंस है रेट ऑफ वर्क डन, एक के लिए mgh डिवाइड बाई T1 है, एक के लिए mgh डिवाइड बाई T2 है. और क्योंकि सेकंड का टाइम कम है तो सेकंड की पावर आपकी ज़्यादा आएगी. ठीक है, T2 लेस देन T1 है तो P2 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा. तो जब आप पंप्स की बात करेंगे या इंजन्स की बात करेंगे तो आपके लिए पावर मैटर करता है. एसआई यूनिट पावर की जूल पर सेकेंड है. आप वॉट लिख सकते हो. कॉमनली यूज यूनिट जो है आपकी हॉर्स पावर है, जो कि इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है 746 वॉट. क्लियर. तो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर. एक चीज़ तो आई बच्चे आपके पास एवरेज पावर, कि सर एवरेज पावर कितनी होती है. तो सिंपल रेट ऑफ वर्क डन. क्लियर. जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो आ गया. तो एक बार क्या हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर भी इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर अगर कोई पूछे तो सिंपल सा बच्चे वर्क डन लिखा आपने और टाइम को शॉर्ट कर दीजिए. जब आप टाइम को शॉर्ट करोगे तो आपका वर्क डन स्मॉल, डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल हो जाएगा. वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर डिवाइड बाई डी टी. इसको प्रॉपरली लिखोगे एफ डॉट डी आर बाई डी टी. तो डी आर बाई डी टी किसका इक्वल होता है बच्चे, वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय सम फोर्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ओके, तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं. चलिए देखें इस पे क्वेश्चंस को. जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि आपने एक बॉल को यहाँ से ग्राउंड से थ्रो किया, कि जब आप इसको ऑब्लिक डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो बॉल इस तरीके से आती है यहाँ से फ्लाई करते हुए. ठीक है. अगर बॉल को आप यू स्पीड से थीटा एंगल पे लॉन्च करते हो तो टिल दिस बॉल रीच द हाईएस्ट पॉइंट फाइंड द एवरेज पावर
बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स till it reaches highest point. क्लियर? तो हमने कहा ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं कि इसका सोल्यूशन देखा जाए बच्चे। तो क्या आएगा? पहले तो आप एवरेज पावर की बात करते समय सर दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वर्क कितना किया और उसके लिए टाइम कितना लिया। ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम हमने सबने पढ़ा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट का एग्जैक्टली हाफ होता है, तो 2u sin थीटा बाई जी है ना, जो आता है उसका हाफ कर दोगे। और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चे आपने वर्क कितना किया, तो मैंने बोला भाई ग्रेविटी का वर्क सबने पढ़ा हुआ है, कितना होता है -mgh। जब आप ऊपर जा रहे होगे तो सिस्टम के अंदर से काइनेटिक एनर्जी निकाल के इसकी पोटेंशियल को बढ़ाएगा, तो -mgh, तो नेगेटिव वर्क होगा। और हाइट सबको क्लियर है कितना है बच्चे, u² sin² थीटा बाय 2g। तो क्यों ना इन टर्म्स को बच्चे अगर अच्छे से एडजस्ट किया जाए तो क्या बनेगा, जब देखा जाए यहाँ से जी कैंसिल है ना, एक u sin थीटा भी बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी -mu sin थीटा माइनस आपका यहाँ पे एक जी कैंसिल हो -mu sin थीटा बाई 2 और एक जी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो -mg डिवाइड बाई 2 इंटू u sin थीटा। तो श्योरली इस पीरियड में आप बच्चे जो पावर देंगे वो आपकी एवरेज पावर ही आनी चाहिए। क्या हम लोग इसी जर्नी में इंस्टेंटेनियस पावर भी लिख सकते थे? तो अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पावर की बात बेटा करी जाए, जैसे क्वेश्चन लिया आपने, ये आपने बच्चे बॉल को ग्राउंड से लॉन्च किया। जब बॉल को ग्राउंड से लॉन्च करते हैं तो उस समय आपको बता दिया कि सर जिससे आपने लॉन्च किया है तो उसमें आपने स्पीड कितनी दी u, और एंगल कितना था बच्चे आपका 60 डिग्री। किसी इंस्टेंट पे जाके बच्चे आपका जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड पावर बाय mg, ऑफ कोर्स एक ही फोर्स है, फाइंड पावर बाय mg व्हेन वेलोसिटी मेक्स एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्लियर? तो अब दिमाग में दो बातें आती है कि सर ठीक है हॉरिजॉन्टल से बात की इज व्हेन, है ना, व्हेन का मतलब सर सीधी सा इंस्टेंटेनियस पावर आपको निकालनी है। तो जब देखा जाए इंस्टेंटेनियस पावर का कंडीशन क्या आएगा यहाँ पर, तो पहले तो आप याद रखिए इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F.V। सर इस इंस्टेंट में मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी थी, v थी, ठीक है, आप मान लीजिए। और वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना था, तो आप बोलोगे सर mg डाउनवर्ड था। और अगर मैं फोर्स की बात करूँ यहाँ पर, तो फोर्स आ गया mg इंटू वेलोसिटी इंटू दोनों के बीच का एंगल अगर लिखा जाए तो cos 135 आ गया। श्योरली बच्चे आप नेगेटिव पावर डिलीवर कर रहे होगे इस समय, mg इंटू वी cos 135 -1/√2 है ना, cos 180 -45 से लिख सकते हैं ना, तो आंसर आ गया -mg/√2। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है, सर आपने वेलोसिटी तो बताई नहीं यहाँ पर। सर वेलोसिटी नहीं बताई, लेकिन एक चीज़ आप सबको अच्छे से याद रखनी है, सर्कुलर मोशन के केस में जब भी बात आती थी तो याद हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहती थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द लॉन्च कितनी होगी, u cos 60। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट दिस मोमेंट कितनी होगी, तो v cos 45। तो आपका आंसर को पूछे कि u cos 60 और v cos 45 में क्या रिलेशन है, तो जिस स्पीड से आपने बॉल लॉन्च करी थी वो u, थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड हो गई v, तो u cos 60 इक्वल टू v cos 45। सबको क्लियर है बेटा, cos 45 कितना होता है 1/√2 u/2 इंटू √2, तो v की वैल्यू बच्चे आपके पास u/√2 आ गई। क्लियर? तो अगर आप ठीक से लिखोगे तो -mg/√2 और v की वैल्यू क्या है बच्चे u/√2,
तो √2 आपका यहाँ पे एडजस्ट हुआ, तो -mgu/2। क्लियर? तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया। तो पावर डिलीवर्ड बाय mg at the time when it makes angle 45 degree with the horizontal is -mgu/2। ओके, नेक्स्ट बच्चे पावर की बात करें, अगर आपसे एक डिस्कशन दिया गया यहाँ पे, बहुत बेसिक सा है। आपने एक बॉल ली, लेट्स से मैं इसकी स्पीड मैं इस इंस्टेंट पे अज्यूम कर लेता हूँ v1 थी। इसको आप P पावर की मोटर से या P पावर के इंजन से पुश करते हैं। कोई सोर्स है जो इसको P पावर दे रहा है और आपने बता दिया सर इसकी पावर कांस्टेंट है। अब आप अगर इसको पुश करते करते यहाँ तक लाते हो तो सर आपने इसकी स्पीड v2 कर दी। लेट्स से अगर आप x डिस्टेंस से पुश करके आगे लाते हो, तो उस क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछा गया था, इफ x डिस्टेंस अगर पुश करने पे इसकी स्पीड बढ़ के v2 हो जाती है, तो बताइए व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर? व्हाट इज द पावर ऑफ द सोर्स? ओके, ये बात आपसे पूछी गई। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया बेटा, m मास की बॉडी को v1 स्पीड से चल रही थी, उसको आगे x डिस्टेंस पुश करके लाते हो, उसकी स्पीड बढ़ के v2 हो जाती है, तो बताइए आपने पावर कितनी डिलीवर करी? तो आपने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो देखा जाए क्या होगा। देखो बेटा, फिर आपने पावर की बात करी, मान लेते कहीं पे आप बीच में कहीं पहुंच जाते हो और आप इसको पुश कर रहे हो, स्पीड v है ना, v1 और v2 के बीच में कुछ है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो बच्चे, F.V। ऑफ कोर्स हमारे क्वेश्चन में MAV cos 0 जैसे ही आने वाला है, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में, आपका पुश आपकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन था, MAV। अब आपके पास बच्चे ध्यान से देखो तो यहाँ पे AV लिखा बच्चे आपने, और A को क्या लिख सकते हैं, VdV/dx। ऐसा करने से वैल्यू क्या हो गई, mv² dV/dx। और अगर कांस्टेंट पावर था तो आप P/dx = mv² dV लिख सकते हैं। यस, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जिस मोमेंट पे आपने इसे पुश करना शुरू किया था, उस मोमेंट पे स्पीड v1 थी, थोड़ी ज़्यादा स्पीड v2 हो गई, ये x आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ P/dx में P × x आ गया। और जब बात आएगी कॉमन की, तो m/3 × v2³ - v1³। तो आपसे पावर की बात की जाए तो कितनी होगी, तो पावर = m/3x × v2³ - v1³। ओके, ये बेटा आपका रिलेशन आता है पावर का। ठीक है, अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म से सॉल्व करूं कि सर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी स्पीड कितनी थी, v1 थी, आप उसे पुश करके आगे लाते हो v2, है ना, और p सोर्स के पावर से पुश करते हो, p कांस्टेंट है ये बताया गया आपको, और इसको आगे लेके आते हो, और यहाँ से यहाँ तक जो आपने शिफ्ट लिया है उसमें टाइम t लिया, तो डिस्कशन क्या आएगा, सर अगर आपने टाइम t लिया है यहाँ पर, तो आप बोलो कि सर टाइम t के केस में आपसे सिंपल सी बात है, कोई कांस्टेंट पावर दे का सोर्स है ना, कांस्टेंट पावर का सोर्स है, तो आपने कितना पावर ट्रांसफ़र किया होगा, सर t टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी P × T होगी, और एनर्जी ट्रांसफ़र किसके इक्वल होता है, K फाइनल - K इनिशियल। K फाइनल - K इनिशियल ½ mv2² - ½ mv1²। और अगर कोई पूछे कि सर आपने अगर इतना ट्रांसफ़र किया तो पावर क्या रही होगी, तो आप सिंपल वे में लिख सकते हो, जब कांस्टेंट पावर है तो टाइम रेट अगर देखा जाए तो वो चाहे एवरेज हो इंस्टेंटेनियस सेम हो, बेसिकली एवरेज पावर भी तो है ना, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, और ये इंस्टेंटेनियस पावर होगी, तो आपका पावर की वैल्यू यहाँ पे ऐसे आएगी। क्लियर? अब बात आती है इसमें छोटे छोटे से डिस्कशन है कि अगर एग्ज़ाम में आपको कभी पीटी ग्राफ दे दिया जाए, है ना, तो आपने कहा सर ठीक है, अगर पीटी ग्राफ अगर आपको दिया जाता है
तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर? पीटी ग्राफ का मीनिंग ये हुआ कि सर पीटी ग्राफ आप ड्रॉ करिए, और जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं इसको छोटे से पार्ट में डिवाइड करूं तो ये मेरे पास हाइट और ये मेरे पास विड्थ हो गई, है ना। तो ये छोटी सी स्ट्रिप जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? इसका एरिया हो जाएगा पी डी टी, क्लियर। और टोटल एरिया दिख रहा है आपको? ये जो आपने ग्राफ लिया है इसका बाउंडेड एरिया टाइम के साथ अगर देखोगे, है ना, अगर इसका बाउंडेड एरिया टाइम के साथ देखोगे तो भाई देखा जाए टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसी कई सारी स्ट्रिप बनानी पड़ेंगी और सारी स्ट्रिप का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। ये तो एक स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप के साथ साथ ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप आने वाली। जैसे आपने कहा चलो ठीक है एक स्ट्रिप इसके आगे और बना दें, ठीक है ना, से एक स्ट्रिप और बना दें, तो पूरे एरिया को बच्चे ऐसे बहुत सारी थिन फाइन स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे और आप ऐड करेंगे। तो आपका आंसर बना कि भाई यहाँ पर डी ए इक्वल टू पी डी टी, टोटल एरिया हो जाएगा समेशन ऑफ डी ए समेशन ऑफ पी डी टी समेशन ऑफ पी डी टी। पी सबको क्लियर है किसका इक्वल है? रेट ऑफ वर्क डन। तो ये एफ डॉट वी डी टी जब आप लिखोगे तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा, और एफ डॉट डी आर के इंटीग्रेशन को तो बच्चे आप वर्क बोलेंगे। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एरिया दिया जाए तो एरिया बाउंडेड बाय पी टू द टी किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर आपको मान लीजिए कभी आपको ग्राफ दे दिया जाए, पी और एक्स ग्राफ दे दिया जाए, तो आपने कहा अगर पी और एक्स ग्राफ देंगे तो उससे भी हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? लेट्स से पावर का जो आप बॉडी को पुश करके आगे लेके जा रहे हो तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा? तो आपने कहा ठीक है एरिया फिर से फ्रेश आपने अभी पढ़ा है कि अगर ये स्ट्रिप लेते हो तो इसकी हाइट पी हो जाएगी और ये डी एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो ये जो थिन स्ट्रिप है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसका एरिया पी डी एक्स। टोटल एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो टोटल एरिया जो आपके पास आएगा बच्चे यहाँ पर ये एरिया ना, ये एरिया किसके डिपेंड करेगा? समेशन करिए तो समेशन ऑफ डी ए समेशन ऑफ पी डी एक्स, और सबको पता है समेशन को आप क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सर इन पी को क्या लिखेंगे? एफ इंटू वी। ए को क्या लिखेंगे? एम ए इंटू वी। ये एम ए इंटू वी डी एक्स आ गया, क्लियर। सर ए को क्या लिख सकते हैं? तो ए को लिख सकते हो वी डी वी बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स, ये टर्म कैंसिल। और अगर आपसे कोई पूछे ये एरिया किसके इक्वल होगा, तो जो एरिया निकलने वाला कोई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है पर बड़ा काम का टर्म है। एम तो कॉमन आ गया, वी स्क्वायर डी वी, तो वी वन टू वी टू, तो एम बाई थ्री वी टू क्यूब माइनस वी वन क्यूब। ये एरिया बच्चे अगर कभी आपको दिया जाए तो आप स्पीड में चेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। ये अगर V1 दिया होगा तो V2 सॉल्व कर सकते थे। तो सिंपल सा डिस्कशन है। पावर में दो ही बातें हैं, एक आपका एवरेज और एक आपका इंस्टेंटेनियस। जब भी आपको इस पॉइंट पर डिस्कशन करना हो कि रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो रेट ऑफ वर्क डन होता है बच्चे W बाई डेल्टा टी। जो फास्ट वर्क करेगा वो हाई पावर का होगा, जो स्लो वर्क करेगा वो थोड़ी सी लेसर पावर का होगा। एवरेज पावर का मैंने डिस्कशन दिया, इंस्टेंटेनियस पावर का डिस्कशन दिया। मैंने उसको कैलकुलस से रिलेट करके भी आपको सिखाया कि पावर का डिस्कशन क्या आएगा, और अगर आप एरिया से रिलेट करें तो पावर का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो ये डिस्कशन था हमारा पावर का। जो हमारे पास इंजन्स ये पंप्स आते हैं उनमें बोला जाता है ये 1 हॉर्स पावर का है, तो 1 हॉर्स पावर का है या 100 वाट का है या 100 वाट का है या 200 वाट का लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग बता रहा हो कि 1 सेकंड में इतना ये एनर्जी कंज्यूम करता है ना, या इतनी एनर्जी डिलीवर करता है। वो जो भी वैल्यू है वो सिर्फ 1 सेकंड है ना। जैसे इंजन की बात की जाएगी तो 10 हॉर्स पावर का है तो उसमें मतलब इतनी एनर्जी ये देगा आपको 1 सेकंड में 10 हॉर्स पावर एनर्जी, 1 सेकंड में 7460 वाट।
सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें गलत गया। अगर कोई मुझसे बोलता है 10 HP है, तो 10 HP का मतलब क्या हुआ सर? 10 इंटू 746 वाट। 7 वाट कितना होता है? जूल पर सेकेंड आ गया। तो सर ये अगर 10 HP का इंजन है तो सर 1460 जूल 1 सेकेंड में एनर्जी देगा। ओके, तो ये आपको यूनिट ट्रीट करनी आनी चाहिए। ऐसे बच्चे अगर कभी आपको बल्ब दे दिया जाए, कोई बता बल्ब जो है सर पहले बल्ब आते थे 100 वाट का बल्ब आता था सर, 100 वाट बल्ब का मतलब क्या है सर? ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है ना? ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। उसमें से लाइट मुझे कितनी मिलेगी वो डिपेंड करेगा कि वो क्या एफिशिएंसी है उसकी, है ना? कुछ बल्ब के पास अगर कभी देखें तो 2-3 एनर्जीज आएंगी आपको। सो बल्ब से कुछ आपकी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी, कुछ लाइट के फॉर्म में निकलेगी। बल्ब अगर आप देखेंगे तो आप लाइट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो कोई अगर लिख दे सर इसकी एफिशिएंसी 8% है, तो सर ये 8 जूल पर सेकेंड लाइट देगा और कंज्यूम कितना करेगा? 100 जूल पर सेकेंड। क्लियर? तो कुछ डिस्कशन थे जो आपके पावर के लिए थे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वर्क डन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे।